Hello everyone. Today we will start with the new topic JavaScript refresher course. बेसिकली इस कोर्स में हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट क्या होता है। जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्राइमरीली यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक कंटेंट ऑन वेबसाइट। मतलब ऑन पेज जो भी हम उसके अंदर एक्टिविटी करते हैं, इवेंट परफॉर्म करते हैं, लाइक बटन क्लिक कर रहे हैं या कलर चेंज कर रहे हैं या ग्राफिक्स चेंज कर रहे हैं, तो वो सारा काम हमारा जावास्क्रिप्ट से होता है। क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ब्राउज़र पे ही रन करती है ये। और वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, वैलिडेशन के लिए, एनिमेशन के लिए, ड्रॉप डाउन मेनू etc, ये सारा हमारा जावास्क्रिप्ट से हम कर सकते हैं। सर्वर साइड यूजेस विद द एनवायरनमेंट लाइक नोड.js। नोड.js के साथ हम इसको सर्वर साइड लैंग्वेज की तरह भी यूज कर सकते हैं, बैकएंड लैंग्वेज की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा PHP, जावा, सी शार्प, अदर बड़ी लैंग्वेज के साथ जो हम करते हैं वो सेम हम जावास्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हैं। इवेंट ड्रिवन, इट्स रेस्पॉन्स टू यूजर इंटरेक्शन लाइक क्लिक्स, कीबोर्ड इनपुट। तो जैसे हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो एक इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो इवेंट ड्रिवन फंक्शन जो भी हमारे ऑपरेशन है वो हम इस पे परफॉर्म करते हैं। लाइट वेट है, डायनेमिक है। जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स डायनेमिक टाइपिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शनल एंड इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग स्टाइल। तो जावास्क्रिप्ट हमारी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शनल हमारी एक लैंग्वेज है, काफ़ी लाइट वेट है और सभी मॉडर्न जितने भी हमारे ब्राउजर्स हैं सभी के साथ ये कंपेटेबल रहती है। जावास्क्रिप्ट, सेकंड क्वेश्चन आता है, जावास्क्रिप्ट अगर ब्राउजर में रन कर रहे हैं और नोड.js में रन कर रहे हैं तो दोनों में हमारे क्या मेजर डिफरेंस हो जाते हैं जावास्क्रिप्ट के। तो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए दो हमारे पास मेन इन्वायरमेंट होते हैं, एक तो ब्राउजर पर रन करते हैं, हम नोड.js पर रन करते हैं। ओके, तो लैंग्वेज के सिंटैक्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। ओके, तो अगर जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में रन कर रहे हैं, ठीक है, यूज टू ऐड इंटरेक्टिव टू वेबसाइट। इंटरेक्टिविटी हम वेबसाइट में ऐड करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर में रन करते हैं, जैसे मैनिपुलेट HTML और CSS को डॉम डॉम के थ्रू। डॉम हमारा होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बेसिकली ये हमारा ब्राउजर के अंदर होता है, जिससे हम अपना HTML और CSS जो रेंडर कराते हैं, जो उस पर इंटरेक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वो सारा डॉम के थ्रू होता है। और हमारा जो इवेंट्स की हैंडलिंग है वो सारा हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं अगर ब्राउजर पर रन करते हैं तो। HTTP रिक्वेस्ट है वो हमारा पैच और XML HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू हम जो है अपना रिक्वेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर लोकल स्टोरेज, नेविगेटर और जियो लोकेशन, ये एक्सेस ब्राउजर APIs है जो हम यूज कर सकते हैं। रन सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट फॉर सिक्योरिटी। ओके, लिमिटेशन क्या है, नो एक्सेस टू दी फाइल सिस्टम, OS लेवल ऑपरेशन। अगर हम ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट रन करते हैं तो क्योंकि क्लाइंट साइड लैंग्वेज है तो हम इसके अंदर इंटरेक्टिविटी तो ला सकते हैं, लेकिन हमारे पास OS से इंटरेक्शन के साथ या फिर फाइल हैंडलिंग का कोई भी स्कोप नहीं होता है, क्योंकि ये बैकएंड लैंग्वेज नहीं है तो इसके पास उतना पावर होता ही नहीं। तो इसमें हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म नहीं कर सकते, किसी फाइल के साथ रीड राइट ऑपरेशन सिस्टम लेवल पे जाके नहीं कर सकते। यही अगर हम जावास्क्रिप्ट को नोड.js के साथ अगर रन करते हैं तो हमारे पास बेनिफिट क्या आ जाता है, अब ये एक सर्वर साइड लैंग्वेज बन जाती है। तो अब हमारे पास फाइल सिस्टम की हैंडलिंग, नेटवर्क की, OS मॉड्यूल्स के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी, ये सारे फीचर्स हमको मिल जाते हैं। कैन क्रिएट सर्वर यूजिंग यूजिंग HTTP और एक्सप्रेस। तो हमें इसके अंदर अपना एक, जैसे PHP को रन करने के लिए अपाची सर्वर की जरूरत पड़ती है, तो सेम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को भी एक सर्वर की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे अपना एक सर्वर डिफाइन कर सकते हैं नोड.js के थ्रू। तो हम अपना खुद का एक HTTP सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। यूज रिक्वायर और ES मॉड्यूल्स टू ऑर्गेनाइज कोड। अभी तक जावास्क्रिप्ट अगर देखें तो एक स्क्रिप्ट फाइल होती है, उसी में हमारा सारा कोड रहता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन नोड.js के साथ हम इसको अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा कोई बिल्ट-इन डोम नहीं होता और ब्राउज़र APIs भी नहीं होते हैं। यूज़ केस क्या है, हम वेब सर्वर्स के लिए, REST APIs के लिए इसको यूज़ करते हैं। CLI टूल्स हमको मिलता है इसके अंदर, रियल टाइम एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, जैसे चैट और वेब सॉकेट वाला स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन वाला काम इससे हो सकता है। तो ये हमारे दोनों के बीच में अगर हम ब्राउजर पे रन कर रहे हैं और नोड.js पे रन कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट को, तो दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता है। ये फ्रंट एंड इंटरेक्टिविटी के लिए, ये हमारा बैक एंड डेवलपमेंट के लिए आ जाता है।
फाइल सिस्टम की हैंडलिंग यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे होती है। डॉम की एक्सेस यहाँ होती है, यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि नोड जेएस बना ही इस तरीके से कि उसको ब्राउजर वाला डोम पार्ट हटा के उसको एक सेपरेट एक इंजन बना दिया गया है, जो कि जावास्क्रिप्ट को बैकएंड की तरह रन करता है। उसको पावर मिल जाता है फिर ओएस के साथ और फाइल हैंडलिंग के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे आपको ईएस मॉडलिंग मॉड्यूल्स वाला ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम इंपोर्ट कर सकते हैं अपने मॉड्यूल्स को। और यहाँ पे हमारा कॉमन रहता है रिक्वायर करके, और ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो तक रहता है, ये ग्लोबल हो जाता है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के अंदर किस तरीके से रहते हैं। हम इसको परफॉर्म भी करके देखेंगे। हम डेटा कोई भी वेरिएबल अगर डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वेर करके डिफाइन कर सकते हैं, लेट करके डिफाइन कर सकते हैं, और कांस्टेंट बनाने के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम इसको करते हैं तो कैसे करेंगे। कि अगर ये मेरे पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, मैंने स्क्रिप्ट के अंदर दो फाइल बनाई है, ऐप और यूटिलिटीज, और ये हमारी इंडेक्स है जहाँ पे मैंने इसको स्क्रिप्ट टैग के थ्रू इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ऐप जेएस के अंदर जाके ये सारा कमेंट कर देते हैं। और अभी मैं एक वेरिएबल डिफाइन करना है, तो मैं वेरिएबल का नाम कर देते हैं हाई, बस वैल्यू पास कर देते हैं। तो अभी अगर हम देखें तो ये हमारे करा देते हैं। अभी ये जो वेरिएबल है, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट का था, तो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया यहाँ पे वेर करके। इसको हम लेट करके भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने लेट करके डिफाइन किया, अभी भी हमारा सेम ही रेस्पॉन्स है हेलो वर्ल्ड करके। ओके, थोड़ा बड़ा करिए, सेम ही है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करके। तो अब तीसरा तरीका आता है कॉन्स्ट वाला। तो अगर हम इसको कॉन्स्ट करते हैं, ठीक है, अगर इसको कॉन्स्ट करके हम डिफाइन कर देते हैं तो भी ये सेम ही रिटर्न करेगा। लेकिन कॉन्स्ट में और लेट और वेयर में क्या डिफरेंस है, लेट और वेयर हमारे सेम ही है, लेकिन कॉन्स्ट से अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो कॉन्स्ट का मतलब हो जाता है हम उसको रीडिफाइन नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टेंट बन गया। तो अगर इस हाई को रीडिफाइन करता हूँ मैं, इसको फिर से हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड टू कर देता हूँ। ओके, तो मैंने इसको क्या किया, हाई को रीडिफाइन कर दिया। अभी मैं इसको प्रिंट कर, तो ये इसने दे दिया एरर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको रीअसाइन नहीं कर सकते। कांस्टेंट मतलब इसको वन टाइम असाइन नहीं कर सकते। अगर इसी की जगह पे अगर मैंने यहाँ पे इसको रिलेट कर दिया सपोज, तो अभी क्या होगा, ये काम कर गया। हेलो वर्ल्ड टू हमारा डिफाइन हो गया, ये वाला हट गया, ये रीअसाइन हो गया इसका। Okay, तो यही हमारा बेसिकली इन ये किस वेरिएबल किस तरीके से वर्क करते हैं, ये हो गया। ओके, सेकंड है हमारा, इसके अंदर डेटा टाइप किस तरीके से होते हैं। हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे हमने डाला है अभी। इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकते हैं, जैसे हम इसके अंदर सीधा 1 पास कर दें और यहाँ पे अब 2 पास कर दें। Okay, तो ये हमने सीधा नंबर डाल दिया। बूलियन में ट्रू फॉल्स पास कर सकते हैं, नल मतलब कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करी है। ओके, तो ये इस तरीके से हो गया। रिफरेंस टाइप्स हमारे एरे ऑब्जेक्ट और फंक्शन होते हैं, इसको भी हम आगे देखेंगे। ऑपरेटर्स में हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन है। ओके, अगर हम इसको 1 प्लस अभी करते हैं, तो ये क्या प्रिंट करेगा 2। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारे सीधे परफॉर्म हो गए। ओके, तो ये अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑफ ऑपरेटर, असाइनमेंट मतलब हमने कोई वैल्यू असाइन करी है, तो इससे पहले हमने स्ट्रिंग असाइन की थी किसी वेरिएबल को, वो कंपैरिजन में दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि इक्वल टू इक्वल टू। ओके, अभी देखते हैं, तो इसने 2 दे दिया। ठीक है, ये कंपैरिजन हो गया, 1 1 कंपैरिजन हो गया। ओके, तो इस तरीके से कंपैरिजन वाला हमारा काम करेगा। लॉजिकल, लॉजिकल में हमारा हो सकता है कि अम, देखो, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या छोटी है, ठीक है, तो ग्रेटर देन और लेस देन जो हमारे साइन होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1 है हमारा, ओके, तो हम यहाँ पे पूछते हैं 1 इज
ग्रेटर देन इक्वल टू वन, नहीं ग्रेटर देन वन, ये क्या देगा, वन इज ग्रेटर देन वन, देखते हैं कि ये रूल्स हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से लॉजिकल हमारे लग गए। टर्नरी ऑपरेटर होता है हमारा, ये टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली इफ एल्स कंडीशन के साथ हमारा काम करता है। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसको चैट जीपीटी से इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो ये हमारी जो कंडीशन होती है वो उसको हम इन लाइन एक लाइन में डिफाइन कर देते हैं। ये हमारी, जैसे हमने एक कांस्टेंट वेरिएबल लिया, ठीक है, इसके अंदर एज ले लिया, एज हमारा 11 18 से बड़ा है या बराबर है, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो यस अदरवाइज नो। तो हम एक सेकंड इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसी को हम अगर नॉर्मलाइज फॉर्म में देखेंगे तो ये इफ एल्स कंडीशन, तो टर्नरी बेसिकली इफ एल्स को इनलाइन फॉर्मेट कर देता है, बस यही है इसका। ओके, तो अभी हम देखते हैं कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो में हमारे पास इफ एल्स कंडीशन आती है, स्विच कंडीशन। ओके, इफ एल्स आपने देखा, ये इफ एल्स कंडीशन। अगर इसी को स्विच कंडीशन के साथ चाहते हो तो स्विच कंडीशन किस तरीके से काम करे, ये हमारा स्विच केस हो गया। तो स्विच में हम केस डिफाइन करते हैं, एक्सप्रेशन डालेंगे, फिर वो जिस केस के साथ मैच होगा उस केस में वर्क करेगा। जैसे ये एक एग्जांपल उठा लेते हैं, इसको हम अपने पास यहाँ पे, तो हमारे पास एक फ्रूट है एप्पल, ओके, तो हमने स्विच में पास कर दिया फ्रूट, तो ये एप्पल मैच कहाँ करेगा, इस केस पे मैच करेगा, तो ये रेड ग्रीन फ्रूट इसको प्रिंट कराएगा। ओके, तो इसको हम इस केस को रेड ग्रीन फ्रूट इसने प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये स्विच केस काम करेगा। फ्रूट फ्रूट को चेक किया, ये किससे मैच कर रहा है, ये वैल्यू एप्पल किससे मैच करेगी, तो जिससे मैच करेगी वो वैल्यू यहाँ पे कंसोल हो रखी है। तो ये इस तरीके से स्विच केस काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू। तो इट मीन्स इसका सीधा सीधा मतलब हो गया, या तो वैल्यू सही है या गलत है। तो इसके लिए हमारा वही ऑपरेटर काम करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन या इक्वल टू इफ कंडीशन के अंदर डाल सकते हैं। ये सेम वे में काम करते हैं। लूप्स हमारे किस तरीके से काम करते हैं, ओके, तो लूप्स देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट में। ये एक एग्जांपल उठा लेते हैं फॉर लूप का, तो हम यहाँ पे इसको फॉर लूप डाल देते हैं। फॉर लूप में हमारे पास फॉर लूप किस तरीके से काम करता है, फॉर लूप में हमको डिफाइन करना पड़ता है कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट क्या रहेगा, वो हमको डिफाइन करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि हमने इसको इनिशियलाइज किया है 0 से, और ये जाएगा लेस देन 5 तक, तो इसमें अभी क्या प्रिंट होगा, ये 0 से 4 तक की वैल्यू, मतलब टोटल 5 वैल्यू को इसको प्रिंट करना चाहिए। हम देख लेते हैं, ठीक है, 0 से 4 तक इसने प्रिंट किया, टोटल वैल्यू हमारी 5 है, तो इसमें 5 नंबर ऑफ वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। तो ये इस तरीके से हमारा फॉर लूप काम करता है। इसमें हमने सबसे पहले इनिशियलाइज किया, फिर उसके बाद चेक कर दिया कंडीशन को कि आई हमारा कहाँ तक जा रहा है, फिर उसके बाद आई को प्लस प्लस कर दिया, वन इंक्रीमेंट के साथ चला दिया। तो ये ऐसे करके हमारा एक एक लूप चलेगा इसके अंदर, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट लूप देख लेते हैं, वाइल लूप हमारा है, ओके। वाइल लूप में भी, वाइल लूप इसको कॉपी कर लेते हैं। अभी वाइल लूप कैसे काम करता है, वाइल लूप में हमारा एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ये वर्क करता है। ओके, यहाँ पे हमारा इनिशियलाइजेशन नहीं है, लेकिन हमने फिर भी बाहर जो है आई की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, ओके। तो ये हमारा रिजल्ट जो है वो सेम ही देगा। रिटर्न चढ़ा के देख लेते हैं, ओके, ये हमारा सेम रेस्पॉन्स आ रहा है, ओके। ये हमारा तब तक रिपीट करेगा जब तक कि ये हमारी कंडीशन ट्रू है, वाइल वाली। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। डू वाइल हमारा किस तरीके से वर्क करेगा, डू वाइल में एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस देन रिपीट्स वाइल द कंडीशन इज ट्रू। ये एटलीस्ट एक बार तो चलेगा ही चलेगा loop। बाकी जो हमारे लूप्स होते हैं उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, तो वो एटलीस्ट एक बार भी चले। अगर ये कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही फॉल्स हो जाती है तो ये नहीं चलेगा। लेकिन डू वाइल्स के अंदर एटलीस्ट एक बार वो चलना ही चलना है, देन वो कंडीशन चेक करेगा ट्रू है या फॉल्स है।
इसको हम रन करके देख लेते हैं। ओके, रिजल्ट एंड सेम है क्योंकि सब में सेम ही चीज प्रिंट हो रही है कि आई के इनिशियलाइज किया है, आई की वैल्यू को कर दिया, फिर आई की वैल्यू को 1 कर दिया और देन उसको कंडीशन में डाल के हर बार चेक करते हैं अब आई की वैल्यू कितनी है और नेक्स्ट अब कितनी है। तो ये जब तक कंडीशन सही रहेगी तब तक ये रन करता रहेगा। तो ये एक फॉर लूप का ही है। फॉर लूप तो ये तब तक काम करेगा जब तक कि हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट या एरे के अंदर हमारा वैल्यू है। तो ये मतलब एक तरीके से फॉर ईच की तरह काम कर रहा है बेसिकली। तो ये तब तक हमारी वैल्यू को प्रिंट करेगा जब तक इस एरे के अंदर वैल्यूज है। तो इसके अंदर 3 वैल्यूज है तो ये 3 वैल्यूज तक जाएगा। ओके, सेम वे में हमारा ये इटरेट ओवर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज कीज। तो ये की है और ये पर्सन हमारा जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में की और वैल्यू, की हमारा नेम है और वैल्यू हमारी एलिस है। सेम की हमारा एज है और वैल्यू हमारी 25 है। तो इस लूप को अगर हम रन करेंगे तो ये क्या करेगा, की हमने ऐसे कंसोल की है और वैल्यू के लिए हमने की वैल्यू को डाल दिया है इसके अंदर। तो ये क्या करेगा, पर्सन में जाएगा, की 1 पे चेक करेगा। तो की हमारा क्या है, नेम। ओके, तो इस नेम की वैल्यू को यहाँ पे उठा के रख देगा। तो ये की में नेम और इसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। इसको हम रन करके देख लेते हैं ये कैसे वर्क करेगा। नेम एलिस प्रिंट कर दिया, एज 25 प्रिंट कर दिया। ओके, तो ये नेम की हो गया और इसने इसकी वैल्यू को उठाने के लिए इस पर्सन के अंदर की इंडेक्स पास कर दी। तो ये इंडेक्स पे से जाके उसकी वैल्यू को उठाना है। ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर हम इसी में लूप को ब्रेक करना चाह रहे हैं तो हम एक कंडीशन लगा के ब्रेक भी कर सकते हैं। तो अगर i इक्वल टू 5 हो जाए तो ये क्या करे, ब्रेक कर दे। तो ये लूप जो है 0 to 4 तक रन होके 5 आते ही ब्रेक हो जाएगा। तो ये ब्रेक कंडीशन इस तरीके से काम करती है। कंटिन्यू एक कंडीशन भी होती है जिसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि बीच में जैसे ब्रेक कर रहे हैं उसी तरीके से स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें इस कंडीशन में क्या हो रहा है, i की वैल्यू 2 आ जाए तो ये कंटिन्यू हो जाए। ओके, तो क्या होगा कि 0 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, 2 ये प्रिंट नहीं करेगा, 2 से कंटिन्यू हो जाएगा और सीधे 3 पे जंप कर जाएगा। तो ये 2 इसने स्किप कर दिया। तो ये बेसिकली स्किप के लिए काम आता है कि पर्टिकुलर कंडीशन के साथ हमें स्किप कराना है तो हम इस तरीके से करा सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमने ये लूप देख लिया, ब्रेकिंग कंटिन्यू ये भी देख लिया। फंक्शंस हमारे किस तरीके से इसमें डिफाइन होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन। फंक्शन में हमारे एक नॉर्मल फंक्शन होते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल फंक्शन अगर हम देखें तो किस तरीके से बनता है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। फंक्शन कीवर्ड लिखा, मैं इसके अंदर हेलो फंक्शन बनाया, इसके पैरेंथेसिस के अंदर मैंने रिटर्न कर दिया हेलो वर्ल्ड। अगर इसको मैं कंट्रोल कराता हूँ, इसको नॉर्मली क्या किया है, हेलो को रिटर्न करा दिया और इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो ये मेरे को क्या देगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। ओके, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। अगर इसी में मुझे पैरामीटर पास करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पैरामीटर पास करूँगा। तो इसमें मैंने यहाँ पे अब यहाँ पे पास कर दिया हेलो वर्ल्ड। ये इसी वैल्यू से यहाँ उठाना है तो मैं इसको बोल दे रहा हूँ एच, और ये एच वैल्यू को ही मैं रिटर्न करूँगा। और इसके आगे मैं एक और वैल्यू जोड़ देता हूँ। अब ये क्या होगा, हेलो वर्ल्ड जाएगा ऊपर और ये हाई इसके आगे जुड़ के आ जाएगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो इसने क्या किया, हाई को कॉन्केट कर दिया हेलो वर्ल्ड के साथ और ये फंक्शन ने रिटर्न कर दिया। तो ये पैरामीटराइज्ड वैल्यू होगा। इसी में मल्टीपल पैरामीटर डाल रहे हैं, हम इस फंक्शन वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। एच कर दिया, टब कर देते हैं और बनाने एक और वैल्यू बढ़ा सकते हैं और सारे वैल्यू पास करते जाएंगे नीचे फंक्शन कॉल करके।
तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन। एक होता है हमारा एरो फंक्शन। एरो फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है? एरो फंक्शन का हम एक एग्जांपल चैट जीपीटी से देख लेते हैं। Arrow function are shorter way to write function expression introduced in ES6. They are especially useful to concise code, particular in callback और smooth functions। अब ये हमारे फंक्शन जो होते हैं, ये एरो फंक्शन हाँ मेन फंक्शन की तरह करते हैं, लेकिन ये शॉर्टर होता है, लिखने के लिए थोड़ा शॉर्ट करते हैं। इसका जो जो बॉडी होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी से यूज़ आता है जहाँ पे आपको ऑन क्लिक बटन पे ही लगाना है, तो बटन पे ऑन क्लिक आपको लगाना है तो वहाँ पे आप पूरा फंक्शन डिफाइन करोगे जावास्क्रिप्ट में, देन वहाँ कॉल लगाओगे। तो उससे अच्छा वहीं के वहीं उसको लिख सकते हो फंक्शन को, अलग से आपको फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी जगह पे हम इस एरो फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा तरीका है, जैसे अभी हमने पैरामीटराइज बनाया था, ये उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पैरामीटराइज वाला ही। ये तो मेरे पास ये, अगर इसी को हम नॉर्मल डिफाइन करते हैं, इसी को नॉर्मलाइज करके डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, इसको नॉर्मलाइज तरीके से डिफाइन करेंगे तो ये पैरामीटराइज है। इसमें क्या है, ये हमारा फंक्शन है जिसमें दो पैरामीटर हैं और ए प्लस बी हमारा रिटर्न हो गया। ओके, तो ये एक कांस्टेंट ऐड के अंदर ले लिया। अगर यही काम मुझे नॉर्मल से करना है तो मैं क्या करूँगा, ऐड कर दिया। ओके, इसके अंदर दो पैरामीटर रहेंगे ए बी और ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब मेरे को एक कांस्टेंट में कॉन्स्ट ऊपर वाला जो ऐड करके इसको कॉल लगाना पड़ेगा, ऐड को विद टू पैरामीटर्स, सपोज 2 and 3। ये हो गया। तो ये ऊपर वाले का ही एक तरीका हो गया डिफाइन करने का। तो इसको इस शॉर्ट वे में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसको हम कॉल लगाएंगे तो इसका रिटर्न वैल्यू सेम ही आएगा, 5। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से एरो फंक्शन डिफाइन होता है। डिफॉल्ट पैरामीटर, रेस्ट पैरामीटर सेपरेट ऑपरेटर। हाँ, डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट में हमारा ये हो गया कि हम जो है अपने पैरामीटर्स में ही डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर दे रहे हैं। ओके, तो ये हम कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास ये एक फंक्शन है, इसमें हमने एक ही वैल्यू को डिफॉल्ट वन डिफाइन है। तो अभी और सेकंड वैल्यू जो थी हमारी बी वाली, उसको हमने बी टू डिफाइन करके डिक्लेयर है। तो ये हम यहाँ पे जो है फिर डिफाइन नहीं करें, यहाँ पे भी डिक्लेयर एक्टिविटीज चेक कर लेते हैं, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ये जैसे हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू डाली है फंक्शन में, ठीक है, और नेम में गेस्ट डाल दिया और देन रिटर्न कर दिया। ओके, तो इसको जब हम कॉल करते हैं ना ग्रीट, ओके, ये तो आउटपुट गेस्ट दे देगा। ठीक है, और अगर इसमें वैल्यू डाल के करेंगे तो ये इस तरीके से मल्टीपल डिफॉल्ट पैरामीटर, जैसे 1 डाल दिया और बी भी 1 डाल दिया और रिटर्न कर दिया। तो अगर मुझे इस मल्टीप्लाई को कॉल लगाना है तो डिफॉल्ट ही ऐसे कॉल करे। या तो मैं ठीक है, ऐड में ए 1 बी 1 डिफाइन किया, ठीक है, हमने प्लस कर दिया रिटर्न के लिए। इसको हम यहाँ से पानी ऐड को मैं नॉर्मल, ये 2 और 1 को प्रिंट करेगा, 3 बन गया। ठीक है, अब ये ठीक है, 3 बन गया। और अगर मैं इसी में अगर अपनी वैल्यू डाल दूँ टू, तो इसको प्रिंट करना चाहिए। मैंने देखा कि डिफॉल्ट वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं कि बाई डिफॉल्ट ये वैल्यू तो रहेंगी, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो ये डिफॉल्ट वाला डिफॉल्ट रेस्ट पैरामीटर्स एंड स्प्रेड ऑपरेटर्स। इसको हम देख लेते हैं चैटजीपीटी से एक एग्जांपल।
सिंटैक्स हमारा फंक्शन और ट्रिपल डॉट आर्ग्स आर्ग्यूमेंट मतलब, और ये हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, और ये हमारा नंबर्स है, नंबर्स। ओके, you can only use one rest parameters and it must be last parameter in the function spread operator. Okay, collects value into an array. Rest parameter and spread operator in JavaScript, both rest parameters and spread operators are the same syntax but serve different purpose based on syntax. Okay, तो ये दोनों को का पर्पस जो है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इसको हम कैसे यूज करेंगे? यूज फंक्शन डेफिनेशन टू कलेक्ट मल्टीपल आर्गुमेंट इनटू अ सिंगल एरे, एन एरे ऑफ आर्गुमेंट। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं सिंटैक्स तो इस तरीके से होता है। एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक सम फंक्शन बनाया हमने, उसमें नंबर्स पास किए हैं। ठीक है, नंबर्स को हमने रिड्यूस किया है टोटल नम और टोटल प्लस नम, और हमने इसमें वैल्यू डाली 1 2 3 4, ये मल्टीपल वैल्यू डाली। ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो इसका हमने एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल दे लिया है कि ये हमारे रेस्ट पैरामीटर्स जो है इस तरीके से वर्क करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये नंबर्स जो है ना ये पास, ओके, तो ये नंबर्स हमने हमने पास किया यहाँ पैरामीटर में। ओके, तो ये यहाँ पे जाके कन्वर्ट हो गया एरे के अंदर। अगर हम इसको कंसोल करते हैं तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए हमको? ये हमने तो मल्टीपल पैरामीटर्स पास किए हैं। ओके, उसको हम करते हैं कमेंट करने के लिए सिर्फ नंबर्स प्रिंट। ठीक, तो ये एरे प्रिंट हो गया। तो इसमें हुआ क्या बेसिकली, ये हमने पैरामीटर पास किए यहाँ पे और इसने कन्वर्ट कर दिया इसको एरे के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अब एरे के ऊपर ही एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। ठीक है, लूप लगा के अंदर आंसर इस तरीके से हमारा। अगर इसी में हम बात करते हैं, ये तो हो गया रेस्ट पैरामीटर्स। और स्प्रेड ऑपरेटर्स किस तरीके से वर्क करें? तो स्प्रेड ऑपरेटर्स डिफाइन डेफिनेशन का तरीका सेम ही रहता है, इसमें डॉट ट्रिपल डॉट करके ही रहता है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर हम इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो इसको हम रन करके देखें तो इसमें वो कह रहा है कि इसमें हमने प्रॉपर एरे ही पास किया है, लेकिन इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। मैथ फॉर्मूला, मैथ इसकी एक वो है लाइब्रेरी है जिसको हमने यूज करके उसकी मैक्सिमम प्रेजेंट इस एरे के अंदर कौन सी है वो हमने डिफाइन करके निकाल दिया। तो आउटपुट इसमें 3 आ जाएगा। ओके, 3 आ जाएगा। अगर इसी को हम देखें कंबाइंड एरे, तो ये एरे के ऑपरेशन है। तो दो एरे हमारे पास, एक एरे ये हो गया, एक एरे ये हो गया। इसको हमने कंबाइन करना है, तो इसमें हमने तीसरी वैल्यू में इन दोनों एरे को डाल दिया और ये प्रिंट कर दिया। तो ये इस तरीके से कंबाइंड हो गया हमारा एरे। एरे वन को हमने ट्रिपल डॉट एरे वन लिख दिया और इसको एरे टू लिख दिया। ठीक है, और एक वेरिएबल में लिख दिया, तो ये कंबाइंड हो गया। सेम वे में क्लोन को कॉपी करने के लिए, तो ये ओरिजिनल है, ट्रिपल डॉट करके हमने इसको इसमें डाल दिया, तो ये कॉपी बन गया इसका। स्प्रेड विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ ही सेम चीज एरे के साथ काम कर रही थी, ये सेम चीज ऑब्जेक्ट के साथ कैसे काम कर। तो ये यूजर है, यूजर में नेम एलिस और एज 25 पड़ा है, तो हमने इस यूजर को यहाँ डाल दिया और एक रोल डिफाइन कर दिया। तो अभी क्या हो गया, नेम भी हो गया, एज भी हो गया, रोल भी हो गया। तो ये तीनों चीजें आ गई इसके अंदर। तो ये तीनों चीजें डिफाइन कर दिया। तो बेसिकली रेस्ट जो है कलेक्ट मल्टीपल आर्गुमेंट्स, फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स, और स्प्रेड जो है एक्सपेंड एरे ऑब्जेक्ट आइटम्स। ओके, ये सेम वे में तरीके सेम ही होते हैं। ठीक है, और कॉलबैक फंक्शन देख लेते हैं, कॉलबैक फंक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं।
तो जैसे हमने एक फंक्शन बनाया ग्रीटिंग, इसमें एक नेम पास कर दिया, एक कॉल बैक पास कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हेलो प्रिंट कराया है और नेम उठा लिया उसका, और इसको कॉल बैक को कॉल करा दिया, तो ये हमने इस कॉल बैक मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर दिया एक तरीके से, और उसको फिर इस फंक्शन में कॉलिंग दी पास फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल करा दिया। इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे एक और फंक्शन हमने बनाया से बाय, और इसको कंसोल करा दिया गुड बाय। तो अब हम इस वाले फंक्शन को कॉल कराएंगे, तो इस फंक्शन में हमने एक पास कर दिया पैरामीटर नेम, और इस कॉल बैक की जगह पे हमने ये फंक्शन पास कर दिया से बाय। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले हम इस ग्रीटिंग फंक्शन पे जाएंगे, तो सबसे पहले हमको नेम पे लेके जाएगा और ये कंसोल कराएगा नेम, देन फिर कॉल बैक कॉल हो जाएगा जो कि हमारा से बाय और फिर गुड बाय करा दे, इसका आउटपुट आ जाएगा हेलो प्लीज गुड बाय, इस तरीके से। तो ये हमारा कॉल बैक हो जाता है। कॉल बैक बेसिकली इसका अगर देखें, टू रन कोड आफ्टर समथिंग फिनिश लोडिंग डेटा, मेक फंक्शंस मोर फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल, कॉमन अनसिंक्रोनस कोड, ठीक है। तो एक कॉल बैक फंक्शन इज ए फंक्शन पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन टू एग्जीक्यूट लेटर यूजुअली आफ्टर सम टास्क इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये हमारा कॉल बैक का होता है। अब एरे की बात करें, एरे किस तरीके से डिफाइन करेंगे, एरे वैसे हम इसमें देख चुके हैं इससे पहले जब हम उसका ये वाला पोर्शन देख रहे थे। तो एक सेकंड, ये हमारा तरीका होता है एरे डिफाइन करने का। हाँ, एरे के हमारे कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ये ऑपरेशन है, ये किस तरीके से किए जा सकते हैं ये हम देख लेते हैं एक बार। क्रिएटिंग मॉडिफाइंग एरे, ओके, एरे ऑपरेशन, इसको ये हमारा इस तरीके से वर्क करता है कि हमने इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डालना होता है, ये स्टार्ट है ये एंड है। तो ये क्या करेगा, उतनी वैल्यू को उठा लेगा और लास्ट वाली वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है। तो इसमें हम फिर पास के अंदर 1 और 4, 1 2 3 तक इसने उठा लिया, 1 2 3 तक, ओके। 4 नहीं उठाया तो 1 2 3 उठा लिया, तो इसका आंसर 1 2 3 इस तरीके से। और एरे अगर प्रिंट कराएंगे तो ये पहला वाला एरे एज इट इज प्रिंट करेगा। और ये हमारा एक है स्प्लाइस, स्प्लाइस वाले में क्या होता है कि ऐड और रिमूव एलिमेंट चेंजेस ओरिजिनल एरे के अंदर ये चेंज कर सकता है। तो ये रिमूव वन आइटम और एट इंडेक्स 2, तो इंडेक्स 2 हमारा ये हो गया 0 1 2 3 हो गया बेसिकली। तो एक इसमें क्या किया है हमने, 2 डाला है और 1 डाला है, ठीक है। तो 2 अगर डालते हैं रिमूव वन आइटम एट इंडेक्स 2, ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर हम एरे प्रिंट कराएंगे तो 2 और 1 को कर देते हैं, तो टू इंडेक्स पे हमारा 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 हटा दिया इसने, ओके। और वन इंडेक्स पर टू टू आना चाहिए, तो 2 और 3 बेसिकली ये होना चाहिए। तो सॉरी, इसमें हमारा पहला वाला जो वैल्यू होता है वो होता है इंडेक्स वैल्यू के लिए, दूसरे नंबर ऑफ आइटम कितने हमें हटाने हैं। तो बेसिकली ये क्या करेगा, इंडेक्स 2 पे जाएगा, तो पहला 0 1 2 ये 3 हटा देगा। अब कितना हटाना है, सिर्फ एक हटाना है, तो ये सिर्फ 3 को ही हटाएगा। अगर यहाँ पर 2 लिख देते तो 3 और 4 दोनों को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से वर्क कर रहा है, तो इसीलिए हमारा 1 2 4 5 1 2 4 5, तो ये हमारे सारे बेसिकली ऑपरेशन, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। ओके, ये हमारे एरे को इटरेट कराने के लिए मेथड्स हैं। फॉर ईच से कर सकते हैं मैप, फिल्टर, रिड्यूस, फाइंड, सम, एवरी, ये कुछ कुछ मेथड्स हैं, इसको देख लेते हैं। अगर एरे को हमें प्रिंट कराना है, इटरेट कराना है, तो हम कैसे कैसे करा सकते हैं। फॉर ईच में किस तरीके से कराएंगे, हमारा एक ये एरे है और हमने फॉर ईच फंक्शन यूज किया, तो ये ऑटोमेटिकली 1 2 3 तीनों वैल्यू को एक एक करके प्रिंट करा देगा। फॉर ईच जो है हमारा लास्ट तक जाता है, एरे के अंदर जितना वैल्यू है वहां तक पूरा जाएगा, ठीक है। मैं ट्रांसफॉर्म ईच आइटम रिटर्न अ न्यू एरे, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमारा 1 2 3 हमारा एक नम एरे है और हमने इसको मैप कर दिया है नम, और नम इंटू 2 कर दिया है, ठीक है। तो अभी ये क्या प्रिंट करेगा, 1 में 2 को, 2 में फिर से 2 को, 3 में फिर से 2 को, तो ये इसमें हमको वो कर दिया, और ये एक न्यू एरे बना के हमको रिटर्न कर रहा है, ओके। तो ट्रांसफॉर्म ईच आइटम रिटर्न ए न्यू एरे, ओके। तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। और फिल्टर कीप ओनली आइटम दैट मैच अ कंडीशन, ओके। तो इसमें नाउ हमारे पास एक हो गया, और यहाँ पे फिल्टर है, और फिल्टर में हमने
इसका मॉड्यूल निकाला है, ओके, और ये इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो एक कंडीशन लगा दिया हमने इसके अंदर, ओके, मैच है कंडीशन। तो अगर कंडीशन मैच हो रहा है तो ठीक है, तो 1 के साथ किया इसने, ठीक है, फिर 2 के साथ किया, 3 के साथ किया, 4 के साथ किया, तो 2 और 4 के साथ जो इसका कंडीशन फुलफिल हो रहा है, मैच कंडीशन हो रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर वर्क कर रहा है। रिड्यूस में हमारा टर्न एरे इनटू अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू पास की है और इसको रिटर्न करके एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली रिड्यूस जो है, यहाँ पे हमने जो एक कैलकुलेशन लगाई है इसके बेसिस पे सिंगल एक वैल्यू जनरेट होगी जो कि हमारा रिड्यूस हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 को आपस में सम कर रहे हैं, तो सम प्लस नम, तो सम और प्लस सम में और नम में हमारा ये वैल्यू हो गई, नम हमारा ये हो गया और सम हमारा, हम इसको जोड़ते जा रहे हैं एक एक करके, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो है 10 आ रहा है, इसको सबको जोड़ेंगे तो ये 10 आएगा। तो ये सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा बेसिकली हमारे नम को, ये नम को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। अब फाइंड फाइंड में हमारा किस तरीके से वर्क कर रहा है, रिटर्न फर्स्ट मैच, ओके। तो यूजर है हमारे पास, फाइंड कर रहे हैं हम यूजर में, और यूजर आईडी इक्वल टू 2, ओके। तो ये आईडी हमारा की के बेस में हम इसको फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास रिटर्न कर रहा है 2। तो ये वाला वैल्यू उसने रिटर्न कर दिया इस तरीके से। तो ये बेसिकली फाइंड करने के लिए हो गया। सम हो गया इज एट लीस्ट वन आइटम ट्रू, तो सम करके यूज किया हमने और इसमें से एक आइटम एटलीस्ट जो है ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, तो ये सब के साथ फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। एवरी ऑल आइटम्स ट्रू, अगर इसमें से सारे आइटम जो है हमारे ट्रू होंगे तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। तो ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो सभी के साथ ये ट्रू है, इसलिए हमारा ट्रू बैठ रहा है। तो ये एक समराइज वे हो गया, ये कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब डिस्ट्रक्टिंग एरे, डिस्ट्रक्टिंग एरे मीनिंग अनपैकिंग वैल्यू ऑफ एन एरे एंड असाइन देम टू अ वेरिएबल इन अ क्लीन एंड कंसाइज वे, ठीक है। तो अभी नॉर्मली हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पे इसको हम कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको एक आर असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक एरे असाइन कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी हमने यहाँ क्या किया कि 10 वैल्यू को ए में असाइन कर दिया और बी वैल्यू को 20 में असाइन कर दिया। तो एक एरे की वैल्यू को इंडिविजुअल वेरिएबल में डिफाइन कर दिया। तो ये एरे का डिस्ट्रक्टिव मेथड हो गया। ये डिस्ट्रक्टिव हम उसको कैसे कर सकते हैं, तो ये इस तरीके से हो सकता है। और एग्जाम्पल देखिए, थर्ड और फर्स्ट और थर्ड है और यहाँ पे हमने बीच वाला ब्लैंक छोड़ दिया। तो फर्स्ट में प्रिंट कराएंगे तो 1, थर्ड में कराएंगे 3 और 2 हमने कुछ डिफाइन नहीं किया तो ये अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। स्वैप वैल्यू 1 और 2 कर दिया हमने, तो ए को बी से असाइन कर दिया और बी को ए से असाइन कर दिया। तो ये ए और बी हो गया, स्वैप करने के लिए हमारा ये एक तरीका है कि अगर हम भी रहता है स्वैप वैल्यू करो, ए और बी की आपस में वैल्यू स्वैप कर दो, तो ये इस तरीके से इस डिस्ट्रक्टिव वे के तरीके से इनको स्वैप करा सकते हैं। स्ट्रक्चर फ्रॉम फंक्शन रिटर्न, ओके। तो यहाँ पे फंक्शन बनाया 5 10 और ये बनाया और ये इसमें हमने रिटर्न करा दिया एक्स वाई जेड। तो अब एक्स वाई जेड को प्रिंट कराएंगे 5 10 5 10 15। तो ये सेम वे ही है, बस यहाँ पे रिटर्न से हम वैल्यू यहाँ पे फंक्शन के अंदर ले ले रहे हैं। इस वैल्यू को हम सीधा भी पास करते तो भी ये सेम ही बात होती है अगर यहाँ पे पास कर देते इस जगह। और ये डिफॉल्ट वैल्यू हो गई, हम इसमें डिफॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे 1 और 2 डिफॉल्ट वैल्यू, और यहाँ हमने कुछ भी पास नहीं किया। कुछ पास कर देंगे तो ये न्यू वैल्यू प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर देगा। नेस्टेड किस तरीके से होता है, मतलब हमने एरे के अंदर एरे ही बना दिया है, ओके। तो अगर नेस्टेड है तो सेम वे में नेस्टेड भी डिस्ट्रक्टिव वे में काम करेगा। तो 1 2 3 और अब हम आगे देख लेते हैं ऑब्जेक्ट वाला।
ओके, ऑब्जेक्ट किस तरीके से डिफाइन करेंगे? ये हमारा एक पर्सन है, की और वैल्यू करके इसको पेरेंथीसिस के अंदर हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं इस तरीके से। ऑब्जेक्ट हमारा एरे से क्या डिफरेंस होता है, इसमें की वैल्यू होता है, एरे में हमारा इंडेक्स वैल्यू होता है, यहाँ पे हमारा की और वैल्यू का पेयर होता है। ओके, तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं, पेरेंथेसिस लगा के की और वैल्यू, की और वैल्यू। अब इसको हमें उसकी एक वैल्यू को किसी को एक्सेस करना है, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? ऑब्जेक्ट का नेम और डॉट लगा के उसका की, तो उससे हमारा एग्जैक्ट उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो एलिस, एलिस आ गया, हमने यहाँ पे एलिस डिफाइन किया तो ये एलिस प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर हम देखें कि ऑब्जेक्ट में मेथड, मेथड अगर देखें तो हम ऑब्जेक्ट में मेथड भी बना सकते हैं। किस तरीके से कि हमने एक ऑब्जेक्ट यूजर बनाया है, नेम जॉन पास करके और ग्रीटिंग करके की बनाया है जिसमें पूरा एक फंक्शन पास कर। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि ग्रीटिंग एक की बनाया है जिसके अंदर पूरा फंक्शन है। अब अगर हम इस ग्रीटिंग को कॉल करेंगे तो यूजर डॉट ग्रीटिंग मतलब ये फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर कंसोल लॉग क्या कर रखा है हमने, हेलो दिस नेम कर रखा है। Okay, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा बस। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी। ये सिर्फ शॉर्ट हैंड मेथड क्या है इसका, शॉर्ट तरीका हम डायरेक्ट पास ना करके, ये हमने यहाँ पे ग्रीट करके की पास किया, उसको ना करके सीधा ग्रीट इस तरीके से लिख के फंक्शन में और ऐसे पास कर दो। तो ये दोनों सेम है, बस इसका एक शॉर्ट हैंड तरीका है। दिस कीवर्ड इन ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट, ओके, इनसाइड एन ऑब्जेक्ट दिस रिफर्स टू दैट ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसमें नेम रेक्स हमने डिफाइन किया है और इसको हमने एक और इसके अंदर फंक्शन बनाया है बार करके, और इस बार के अंदर हमने जो ऊपर डिफाइन किया है नेम, इसी को हमने अगर कॉल लगाना है तो दिस करके हम पास करेंगे। दिस मतलब इस ऑब्जेक्ट का नेम, तो ये दिस डॉट नेम, तो ये क्या करेगा, रेक्स उठा के दे देगा, यहाँ पे रेक्स आ जाएगा, रेक्स से वूफ, तो रेक्स से वूफ। ओके, इसको कॉल कैसे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का नेम और फंक्शन का नेम। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग, अभी हमने एरे डिस्ट्रक्टिंग देखा था, ये सेम वे में ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रक्टिव हो किया जा सकता है। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब हमने क्या किया है, कार को डिफाइन किया है ब्रांड और ईयर के दो वेरिएबल में। तो ये ब्रांड हो गया, ये ईयर हो गया, तो हमें ब्रांड को प्रिंट करेंगे तो वैल्यू आ गई, ईयर को प्रिंट किया तो वैल्यू आ गई। तो ये डिस्ट्रक्टिव वे में हो गया, डिस्ट्रक्चर कर दिया हमने ऑब्जेक्ट को भी। शॉर्ट हैंड क्या हो सकता है, नेम और एज, नेम और एज इस तरीके से यूजर में डिफाइन कर दिया है, ये सेम तरीका है इसका। ठीक है, ये हम देख ही चुके हैं, स्प्रेड और रेस्ट सिंटैक्स। दो, डोम में डोम डोम क्या होता है, डोम बेसिकली हमारा ब्राउजर पे HTML CSS के साथ इंटरेक्शन के लिए जो इंटरेक्शन हम करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, वो बाय डोम करते हैं। तो हमारा HTML CSS जो भी रेंडर होता है वो सारा डोम पे चलता है। ओके, तो और डोम पे ही हम ज़्यादा जितने भी इंटरेक्टिव ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, बटन के लिए कलर चेंज कर रहे हैं, बैनर चेंज कर रहे हैं, तो जो भी जावास्क्रिप्ट रन कर रही है वो सारा डोम पे रन करती है। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल होता है, ये डोम होता है। अब डॉम के अंदर क्या क्या होता है, हम गेट एलिमेंट बाय आईडी कर सकते हैं, क्वेरी सेलेक्टर कर सकते हैं, चेंजिंग कंटेंट और स्टाइल कर सकते हैं, क्रिएटिंग रिमूविंग एलिमेंट कर सकते हैं, इवेंट की हैंडलिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे वर्क कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, किसी एलिमेंट की आईडी उठानी है तो कैसे। सपोज मेरे पास एक डिव है, ओके, इसको ले लेते हैं, ये मेरी डिव डिव की आईडी है, ठीक है, डिव की आईडी अगर मैं इसको यहाँ देखूँ तो बॉडी में मैंने डिफाइन कर दिया div, और इसकी आईडी मैंने दे दी भाई एफ जे एस के अंदर जाता हूँ मैं,
ये वाला गेट एलिमेंट बाई आईडी माई आईडी मैंने डिफाइन करी है इसको। अब इसको मैंने ठीक है, ये आईडी अगर मुझे उठानी है तो मैं इसको इस तरीके से गेट कर सकता हूँ, इस आईडी का एलिमेंट इस तरीके से ले सकता हूँ। ठीक है, ये रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफिक आईडी। ओके, क्वेरी सिलेक्टर यूज क्वेरी सिलेक्टर का क्या यूज, सेलेक्ट यूजिंग सीएसएस सेलेक्टर्स। ओके, तो ये माई क्लास है, मैंने सीएसएस में माई क्लास डिफाइन करी है। ओके, तो उसको अगर मुझे रीड करना है तो इस तरीके से मैं दे सकता हूँ, दिस इज मोर फ्लेक्सिबल सेलेक्टर अलाउ यू टू यूज द क्लास आईडीज और इवन मोर कॉम्प्लेक्स सीएसएस सेलेक्टर्स। ओके, चेंजिंग कंटेंट एंड स्टाइल्स, चेंजिंग टेक्स्ट कंटेंट। अगर मेरे पास माई डिव है और मुझे उसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, एलिमेंट उठाऊंगा और टेक्स्ट कंटेंट में उसकी वैल्यू डाल दूंगा तो मेरा चेंज हो जाएगा। सेम वे में अगर मुझे मेरे दिखाइएगा उसका HTML चेंज करना है, उसका HTML कुछ और डालना है, जैसे HTML टैग डालना है, ये तो मैंने टेक्स्ट ओनली, तो ये टेक्स्ट हो गया। और मुझे पूरा वैल्यू डालना है तो इस तरीके से पहले इसको वैल्यू डाल के दिखा दो। ठीक है, और वैल्यू तो मॉडिफाई कर दें, मैं इसको अंदर दे देता हूँ, हेलो मैं डाला तो चेंज कर देते हैं। सेम वे में अगर हम इसको देखें ईडी, अगर अंदर का वैल्यू चेंज करना है कि एस्टिमेट चेंज करना है तो अभी मैं इसको यहाँ पे तो ये बोल्ड टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको रन करके देखेंगे। ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बोल्ड बोल्ड आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से ही वर्क करता है। चेंजिंग स्टाइल, ओके, तो अगर मुझे स्टाइल चेंज करना है, एलिमेंट के अंदर स्टाइल डॉट कलर और उसका कलर का नेम डाल दूंगा, साइज चेंज कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, उस वैल्यू का पर्टिकुलर साइज वगैरह चेंज कर देगा। इसको करके देख लेते हैं। ये मेरे पास टेक्स्ट क्या है, हेलो, तो ये हेलो के साथ ऑपरेशन, तो हेलो का कलर ब्लू कर दिया और साइज क्रिएट करना है या रिमूव करना है कोई एलिमेंट, तो वो कैसे करेंगे हम, हमारे पास एक डिव है। ठीक है, एक डिव हम क्रिएट एलिमेंट का यूज करेंगे और डिव हमने क्रिएट कर दिया, तो न्यू एलिमेंट हमने क्रिएट किया डिव। अब इस डिव के अंदर टेक्स्ट हमें डालना है आई एम न्यू डिव। ठीक है, इसको अपेंड कहाँ करेंगे, हम बॉडी के जस्ट नीचे अपेंड करेंगे। इसको हम करके देख लेते हैं। ये हमने एक नई डिव अपेंड, तो ये क्या हुआ, मेरा हेलो पहले प्रिंट हुआ, उसने फिर न्यू डिव जो है प्रिंट कर दिया, वो नीचे डाल दिया, अपेंड कर दिया। जैसे अपेंड क्या करता है, कि नीचे ऐड करता रहेगा। रिमूव करना है तो सेम वे में हम एलिमेंट डॉट रिमूव का यूज करेंगे। एलिमेंट बाई आईडी, मतलब उसकी एलिमेंट की आईडी से उसको हम उठाएंगे एलिमेंट को और उसके अंदर डॉट रिमूव कर देंगे तो रिमूव कर देंगे। अब इवेंट हैंडलिंग देख लेते हैं। इवेंट हैंडलिंग मतलब हम कोई ऑफिस परफॉर्म कर रहे हैं, बटन पे ऑन क्लिक परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये सेलेक्ट बॉक्स है हमारा, उसमें कोई वैल्यू सेलेक्ट करें, टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लिक इवेंट होता है, चेंज इवेंट होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे इवेंट होते हैं। यहाँ पे हमने बटन के ऊपर क्लिक इवेंट देख रहे हैं, तो हमारे पास कोई बटन है, उसको हमने क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू सीधा हमने बटन से उठा लिया उसको कि कौन सा बटन है। अब इस बटन पे हमने क्लिक फंक्शन लगाना और उस पर अलर्ट को कॉल कराना। ठीक है, तो ये हम ऑपरेशन को हम करके देख लेते हैं। अब हमारे पास बटन एक होना चाहिए, तो एक हम बटन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे बटन क्रिएट कर दिया, इसको बोला है तो ये हम क्लिक इवेंट देखते हैं। इवेंट किस तरीके से वर्क करते हैं, इवेंट हैंडलिंग क्या होती है कि हमारा जो भी इवेंट है, ओके, जैसे बटन पे क्लिक इवेंट हो गया, सेलेक्ट बॉक्स में चेंज इवेंट हो गया, तो इस तरीके से हम, या टेक्स्ट बॉक्स में हमारा चेंज इवेंट हो गया,
तो जो भी हमको ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, इवेंट परफॉर्म करने होते हैं, उसके लिए हम ऐड इवेंट लिस्टनर का यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेरी सेलेक्टर से क्या किया, बटन को हमने आइडेंटिफाई किया, उस बटन पे हमने इवेंट कॉल लगाया है क्लिक, जिसकी क्लिक पे हमने एरर कॉल लगाया है। तो इसको हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, इस तरीके से इवेंट ऑब्जेक्ट। तो सेम वे में हमने क्वेरी सेलेक्टर से उठाया और ये हमारा लॉग्स द इवेंट ऑब्जेक्ट, क्लिक इवेंट पे इवेंट को हमने कॉल किया, तो ये लॉग द इवेंट ऑब्जेक्ट, और टाइप हम चेक करेंगे लॉग द टाइप ऑफ इवेंट क्लिक। तो हमने इससे क्या पता लगेगा कि हमारा इवेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें बेसिकली मिलेगा अगर हम इसको इवेंट करके लेंगे। यहाँ पे हमने नहीं लिया है, ठीक है, हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं। इवेंट कौन सा परफॉर्म हो रहा है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, इवेंट बबलिंग, propagation of event in event bubbling. If event start from innermost element, the goes up through the S enters. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, क्वेरी सिलेक्टर से डिव उठाया, ऐड इवेंट लिस्ट मतलब क्लिक का, और हमने अलर्ट लगा दिया, ठीक है। और सेम वे में तो इसका मीनिंग ये होता है कि इवेंट्स बबल अप, इवेंट्स ट्रिगर्ड ऑन द चाइल्ड एलिमेंट। तो हमारा चाइल्ड डिव है या चाइल्ड बटन है, उस पर हमारा इवेंट परफॉर्म होगा, और जो प्रोपोगेट होगा वो पेरेंट्स के ऊपर प्रोपोगेट होगा, स्टॉप प्रोपोगेशन भी है, फ्रॉम प्रोपोगेट फर्दर। ओके, ये इस तरीके से है। तो इसके अंदर हम अगर इसको हम देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, एक हमने डिप उठाया है और डिप का क्लिक इवेंट हमने ले लिया, ठीक है, फिर हमने बटन उठाया है और बटन पे भी क्लिक इवेंट लगा दिया है। अगर हमने इसके अंदर बबलिंग रोकनी है तो हमने ये एक ही वर्ड यूज करना होता है, इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, जिससे कि वो पेरेंट पे जाके उसको प्रोपोगेट ना करे इवेंट को। तो ये कुछ हमारे ये, ये टास्क हैं जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये कुछ हमारे एडवांस टॉपिक हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि स्कोप और क्लोजर क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बाकी सब क्या होता है, तो इसको हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। तो हमारा पूरा जो जावा बेसिक्स है और विद एडवांस कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।